Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. I know हमारे करंट अफेयर्स मॉर्निंग में होते हैं लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मेरा सिस्टम कुछ अपग्रेड हो रहा था और जो ओबीएस प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम क्लासेस लेते हैं वो भी अपग्रेड हो रहा था, अपडेट हो रहा था, तो उसके कारण हमारी क्लासेस डिले हो गई और उसके बाद फिर बारिश की वजह से और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, तो ऐसे करते करते हमारे क्लासेस थोड़ा सा डिले हो गया आज। बट हम यहाँ पे 3 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज का इम्पॉर्टेंट डे के बाद आज के दिन मतलब 3 मई को रिलीज किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इस पे भारत की क्या पोजीशन है, भारत में जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसकी कितनी फ्रीडम है, उसको कितनी इंडिपेंडेंस है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और रैंकिंग और रिपोर्ट्स हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे आरबीआई ने कुछ सर्कुलर पास किए हैं तो हम आरबीआई के बारे में भी बातें करने वाले हैं, तो काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। एंड वीडियो के एंड में काफी सारे रिवीजन क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे करंट अफेयर्स डेली होते हैं और आने वाले हर एक वनडे एग्जाम को कवर करते हैं। तो आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम्स हो गए या अदर एग्जाम्स, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर सकते हो और ऑब्वियस सी बात है, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल होगी टेलीग्राम पे और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 3 मई को हम कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो 1 सेकेंड। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जिसको हम फ्रीडम प्रेस फ्रीडम डे के नाम से भी जानते हैं, सिंस 1993 1993 से हर साल हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। मतलब जर्नलिज्म या फिर प्रेस को कितनी फ्रीडम है, कितनी डेमोक्रेसी है, ट्रांसपेरेंसी और कितना ह्यूमन राइट्स के बारे में ध्यान रखा जाता है, उस पे बेसिकली एनालिसिस करके यहाँ पर इस दिन को मनाया जाता है। नाउ बात करते हैं अबाउट द थीम। तो थीम है रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट है हमारे प्रेस पे, मीडिया पे, उसके बारे में बताया गया है इस पर्टिकुलर थीम में। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आंसर याद रखना है। 3 मई को हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर एक इंडेक्स भी पब्लिश किया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 कंट्रीज का सर्वे किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि किस कंट्री की मीडिया को कितनी फ्रीडम है, कितनी डेमोक्रेसी है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है और कितना ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिलेगा और इरिट्रिया इरिट्रिया आपको बॉटम प्लेस पे देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं अबाउट द इंडिया। सो इंडिया की रैंकिंग प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इंप्रूव हुई है। लास्ट ईयर 2024 में इंडिया 159 पोजीशन पे था, लेकिन इस साल 2025 की रैंकिंग में इंडिया 151 नंबर पर है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इंडिया की रैंकिंग 151वें नंबर पे है और इंडिया का जो स्कोर है वो 32.96, ये आपको भारत का स्कोर देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया इतनी चीजें। जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, है ना, इनकी रैंकिंग भारत से आपको कम देखने को मिल जाएगी, जबकि श्रीलंका, मालदीव और नेपाल की रैंकिंग भारत से ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर फ्रेम किया जाता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, तो एक एनजीओ है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। ये केवल प्रेस फ्रीडम को डील करता है, ये क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म कि आपके देश में क्वालिटी क्या है पत्रकारिता की, उसको यहाँ पे केटर नहीं किया जाता, केवल प्रेस की फ्रीडम पे ही यहाँ पे विचार किया जाता है। 5 अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जिसके बेसिस पे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, जैसे कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट एंड द सिक्योरिटी। क्लियर। तो हमें याद रखना है फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे है, लास्ट नंबर पे इरिट्रिया है और इंडिया 151 नंबर पे मिल जाएगा आपको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, जिसे रिलीज करने का काम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने किया है। नेक्स्ट, केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025। ठीक है। अब केयर एज स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट 2025 को रिलीज किया गया है और जो केयर CARE रेटिंग एजेंसी है उनके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश यहाँ पर किया गया और ये आपका सेकेंड एडिशन है।
ठीक है, कौन सा एडिशन है ये? सेकंड एडिशन आपको देखने को मिलेगा। 7 अलग-अलग पैरामीटर्स पे यहाँ पे अलग-अलग जो राज्य हैं भारत के अंदर, उनका सर्वे किया जाता है कि भारत में किन राज्यों में फिस्कल मैनेजमेंट कैसा है, उस पर्टिकुलर राज्य की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है, जीडीपी कैसी है, एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ कैसी हो रही है। तो ऐसे 7 पिलर्स होते हैं, जिनके बेसिस पे अलग-अलग राज्यों की परफॉर्मेंस को देखा जाता है और फिर रैंकिंग की जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगा। अब वो 7 पिलर्स कौन-कौन से हैं जिसके बेसिस पे केयर एज स्टेट रैंकिंग को पब्लिश किया जाता है। तो 7 पिलर्स हैं: इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, फिस्कल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट, गवर्नेंस क्वालिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स आपको फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र है, सेकंड नंबर पे आपको गुजरात एंड कर्नाटका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बॉटम पे कौन सा राज्य है? तो बॉटम पर आपको स्टेट्स देखने को मिलेंगे बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो ये 3 राज्य हैं और तीनों ही एक दूसरे से कहीं न कहीं बॉर्डर शेयर तो करते हुए दिखाई देंगे। बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश ये आपको बॉटम परफॉर्मिंग स्टेट्स देखने को मिल जाएँगे। अब यहाँ पे हमारे जो राज्य है वो कुछ लार्जर स्टेट है और कुछ स्मॉलर स्टेट है। जैसे कि आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए या फिर आपके जो पहाड़ी राज्य हो गए, ये आपके स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। एंड स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है गोवा। गोवा फर्स्ट नंबर पे है और अदर जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल एंड आसाम है। अब जैसे कि मैंने मेंशन किया कि 7 पिलर्स के बेसिस पे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। तो अब हम अलग-अलग पिलर के हिसाब से अलग-अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली राज्यों की रैंकिंग देखेंगे। जैसे कि अगर पूछा जाए कि इकोनॉमी रैंकिंग में कौन-सा राज्य टॉप पर है जिसकी जीडीपी सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर एफडीआई इन्फ्लो आपको देखने को मिल रहा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग पर कैपिटा आपकी जीडीपी है। तो उसके अकॉर्डिंगली गुजरात राज्य टॉप पर है। गुजरात के बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र है इन द लार्जर स्टेट कैटेगरी। और स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी में सिक्किम यहाँ पर आपको बेस्ट देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग पर कैपिटा जीएसडीपी, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इकोनॉमी रैंकिंग हमने देखी, गुजरात फर्स्ट नंबर पे है लार्जर स्टेट में और स्मॉलर स्टेट में आपको सिक्किम देखने को मिल जाएगा। एनवायरमेंटल रैंकिंग मतलब कौन से ऐसे राज्य है जो कि एनवायरनमेंट के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जहाँ पे नए प्लांटेशन किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका। एयर क्वालिटी के मामले में और आपका यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में कर्नाटका राज्य फर्स्ट नंबर पे है। कर्नाटका के बाद तेलंगाना का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा और स्मॉलर स्टेट में हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा इन द टर्म्स ऑफ ग्रीन एनर्जी। गवर्नेंस, तो आंध्र प्रदेश गवर्नेंस में टॉप पर है, फॉलोड बाय द मध्य प्रदेश। एंड स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी में उत्तराखंड एंड हिमाचल आपको देखने को मिल जाएंगे। ना बात करते इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपने कितने रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी कैसी है, आपका इरिगेशन लैंड कितना है, पावर अवेलेबिलिटी कितनी है, तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली कैसा है उसके अकॉर्डिंगली भी रैंकिंग की गई है। पंजाब एंड हरियाणा लार्जर स्टेट में टॉप पर है, वही गोवा स्मॉलर स्टेट पे आपको देखने को मिल जाएगा। सोशल रैंकिंग में आपको केरला राज्य देखने को मिलेगा, ठीक है, और छोटे राज्यों में गोवा और मिजोरम है। फिस्कल रैंकिंग इफेक्टिव डेट मैनेजमेंट की कैटेगरी में जिसका लो रेवेन्यू डेफिसिट हो, राजकोषीय घाटा कम हो, उस केस में उड़ीसा राज्य टॉप पर है, फॉलोड बाय द गुजरात एंड महाराष्ट्र। स्मॉलर कैटेगरी में उत्तराखंड आपको देखने को मिल जाएगा। फाइनेंशियल डेवलपमेंट रैंकिंग, जहां पर आपने अच्छा खासा पेनिट्रेशन किया हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया हो, फाइनेंशियल फैसिलिटी रूरल एरियाज तक पहुंच रही हो, तो महाराष्ट्र राज्य यहाँ पर टॉप पर है और स्मॉलर स्टेट में गोवा आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने 7 पिलर्स के अकॉर्डिंगली भी अलग-अलग रैंकिंग बता दी है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन एनर्जी में टॉप पर कौन-सा स्टेट है, तो कर्नाटका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा-सा आप इनको भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा और ओवरऑल परफॉर्मेंस में महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा टॉप पर इन द लार्जर स्टेट कैटेगरी और स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में आपको गोवा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये रैंकिंग आपको याद रखनी है। तो 2 रिपोर्ट्स या इंडेक्स या रैंकिंग हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। चलिए, अब हम यहाँ पे आरबीआई के बारे में बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 मेजर स्टेप्स लिए हैं हमारे जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है उसको और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए। इन तीनों फैसलों को भी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही हो। अगर कोई डाउट रह जाता है, यार ये टर्म मुझे समझ में नहीं आया, ये मामला है क्या, ये पैच फंस रहा है, तो आपके पास 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन है आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दो। दूसरा सॉल्यूशन होता है कि आप क्या कर दो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि मैडम ये वाला टर्म करंट अफेयर से संबंधित था
और मुझे समझ में नहीं आया, या कोई भी डाउट आपको करंट अफेयर से अगर रह जाते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आज आपको अप्रैल मंथ की बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिल जाएगी, और अप्रैल मंथ के टॉप 300 एमसीक्यू और अप्रैल मंथ के कंप्लीट वन लाइनर के एमसीक्यू आपको अवेलेबल है, सॉरी वन लाइनर्स अवेलेबल है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। प्रिंटेबल फॉर्मेट में होता है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ होता है, और ये आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो केवल 25 रुपीज में ये अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप एप्लीकेशन को विजिट कर लेना। चलो अगली कहानी को समझते हैं। आरबीआई लॉन्च 3 की सर्वे फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इनपुट। अब जून मंथ में आई थिंक 4 से लेकर 6 जून के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होनी है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब मीटिंग होती है तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइन की जाती है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन कितना रहेगा, मतलब महंगाई दर कितनी रहेगी, रेपो रेट क्या रहेगा, रिवर्स रेपो रेट क्या रहेगा, बैंक रेट क्या रहेगा, ये सारी बातें डिसाइड की जाती हैं। लेकिन इनको डिसाइड करने के लिए पहले हमें ग्राउंड सर्वे भी तो करना पड़ेगा। लोगों का क्या परसेप्शन है, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, और कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इन्फ्लेशन कितना है। तो हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग के पहले जो कि जून में होने वाली है, उसके पहले 3 सर्वे किए जा रहे हैं बाय द आरबीआई, और इस इनपुट को कलेक्ट किया जाएगा और इस इनपुट का इस्तेमाल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग में किया जाएगा। ठीक है, टू प्रिपेयर बेटर फॉर अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, आरबीआई हैज रोल आउट 3 इंपॉर्टेंट सर्वे। और ये हाउस होल्ड सर्वे होंगे, घर घर जाके सर्वे किया जाएगा, जिसमें इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, और कितनी मंथली स्पेंडिंग होती है, कितना आपका एक्सपेंडिचर है, कितना आपका खर्चा है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी। और यहाँ पे इसका जो फीडबैक होगा, उस फीडबैक का इस्तेमाल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में किया जाएगा। तो 3 सर्वे होंगे, कौन कौन से? पहला सर्वे है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, जिसको शॉर्ट में कहा गया है IESH। सेकेंड है अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे UCCS, एंड रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे RCCS। ये 3 सर्वे आरबीआई के द्वारा किए जाएंगे। क्लियर? सबसे पहली बात हो रही है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। इसमें क्या किया जाएगा, घर घर जाके डेटा को कलेक्ट किया जाएगा और प्राइस मूवमेंट देखा जाएगा। बेसिकली इस सर्वे को 19 सिटीज में कंडक्ट किया जाएगा, जहां पे हर एक व्यक्ति के पास जाके, घर में जाके पूछा जाएगा कि पब्लिक के सेंटिमेंट्स क्या है रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन, है ना, महंगाई से वो कितने ज्यादा प्रभावित हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे कलेक्ट करने का काम किया जाएगा। सेकेंड सर्वे जो होगा वो भी आपको 19 सिटीज में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। इसमें जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस लेवल जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसके बारे में, और आपका क्या इनकम और एक्सपेंडिचर क्या पैटर्न है, कितना आप कमाते हैं, कितना आप खर्चा करते हैं, ये सारा डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। और रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे ये रूरल एरिया में होगा, जहां पे रूरल एरिया के डेटा को कलेक्ट किया जाएगा 31 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में। इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्राइस हाइक होने से आपके जीवन में क्या प्रभाव हो रहा है, ये सारे सर्वे यहाँ पर किए जाएंगे। तो 3 मेजर सर्वे आरबीआई के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट किए जाने हैं। आपको इनका नाम याद रखना है तीनों सर्वे का, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे एंड रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए जनरली आप जब डेली लाइफ में भी ट्रैवलिंग करते हैं, मेडिकल शॉप पे जा रहे हैं, ग्रोसरी शॉप पे जा रहे हैं, एक सब्जी की दुकान पे जा रहे हैं, तो डेली लाइफ में भी आप देख रहे होंगे कि 2000 रुपए के नोट तो हम इस्तेमाल नहीं करते, और वो तो ऑलरेडी सर्कुलेशन से हटा दिए गए हैं। हम यहाँ पे 500 रुपए का भी इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केसेस में हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑटो वाले को अगर आप 500 दोगे तो वो चेंज मांगेगा ही मांगेगा, राइट? तो जनरली हमारे डेली लाइफ में हम 100 और 200 रुपीज के जो नोट्स होते हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो एटीएम में भी 100 और 200 रुपीज के नोट्स अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आरबीआई ने जो बैंक्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप अपने एटीएम्स पर 100 रुपीज और 200 रुपीज के नोट्स को इंसर्ट करो। Reserve Bank of India has mandate that all bank and the white label ATMs operators ensure the availability of 100 rupees and 200 rupees denomination note in the ATMs। ठीक है, ये बात इसमें कही गई है, और आपको 75% जितना भी आप एटीएम में नोट इंसर्ट कर रहे हैं उसका 75% 100 रुपीज और 200 रुपीज के नोट्स होने चाहिए। इसके लिए टाइमलाइंस भी दी हैं। तो सबसे पहली बात, 75% की जो टाइमलाइन है वो 30 सितंबर 2025 तक की है, और 90% तक इस टाइमलाइन को इंक्रीज किया जाएगा 31 मार्च 2026 तक, एज पर द आरबीआई। ठीक। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन अनवील 3 न्यू वोटर सेंट्रिक रिफॉर्म।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और हमारे देश में जो लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस होते हैं, उन सबको प्रॉपर्ली कंडक्ट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। अब हमारे देश में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, यहाँ पे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, जिस बूथ में आप जाते हो ना वोट करने के लिए, उसका एक ऑफिसर होता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो और रियल टाइम डेटा को शेयर किया जाए। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। तो 3 मेजर रिफॉर्म्स यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन कौन से हैं रिफॉर्म्स? सबसे पहली बात की है इलेक्ट्रॉनिक डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आपको पता है, जब भी इलेक्शन होते, चाहे वो किसी राज्य में हो रहे हो या लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हो, आपकी वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। जो नए वोटर्स हैं उनको एड ऑन किया जाता है, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई उनको एड ऑन करेंगे। ऐसे कई सारे वोटर्स हो चुके हैं जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनको वोटिंग लिस्ट से एलिमिनेट भी तो करना होता है। तो एलिमिनेशन तभी होगा जब हमारे पास डेथ रजिस्ट्रेशन होगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन था जिसकी डेथ हो चुकी है, तो उसका नाम हमें हटाना पड़ेगा इलेक्टोरल से। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल नाउ इलेक्ट्रॉनिकली ऑब्टेन डेटा फ्रॉम द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जो डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्टेन करेगा और जो अपनी लिस्ट है उसको चेंज करेगा। अगर हम इसका लीगल बेसिस देखेंगे तो अंडर द रूल 9 ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960, और यहाँ पे जो हमारे देश का रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट है 1969, इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा जिससे हम टाइमली क्या कर सके, डिलीट कर सके ऐसे पर्सन का नाम जिनकी डेथ हो चुकी है। और यहाँ पे जो बीएलओ होगा, जो बूथ लेवल या ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स होंगे ना, वो बेसिकली ऑन ग्राउंड पे जाएंगे। जब आपका डेटा आपने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से कलेक्ट कर लिया कि ये फलाना व्यक्ति है, XYZ व्यक्ति है, इसकी डेथ हो चुकी है, तो आपको ग्राउंड लेवल पे जाना है और कंफर्म करना है कि वाकई में इस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है। अगर डेथ हो चुकी है तो आपको उसका नाम हटाना है। ठीक है, आपको वेट नहीं करना, आपको रीवेरीफाई करना है, और आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना। फॉर्म नंबर 7 सबमिशन किया जाएगा, उसके बाद आप हटाएंगे नहीं। आप ग्राउंड लेवल पे जाइए, चेक कीजिए, सर्वे कीजिए, वेरीफाई कीजिए और नाम को हटाइए। ठीक। नेक्स्ट है मोर वोटर फ्रेंडली वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप, जिसको हमने शॉर्ट में कहा है VIS, मतलब वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप। अब ये क्या है? अब वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, जब आप वोट करते हो तो वोट करने के बाद आपने किस पार्टी को वोट किया है और आपका वोट कास्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब आप वोटिंग करते हो, आई होप सभी 18 साल के ऊपर है, तभी तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग ने कभी ना कभी अपने जीवन काल में हो सकता है वोट दिया हो या आने वाले समय में वोटिंग करोगे। तो जब आप वोट करते हो तो एक स्लिप जनरेट होती है जिसमें लिखा होता है कि आपने किस पार्टी को वोट किया है। तो जो VIS डिजाइन है उसको अपडेट करने की बात यहाँ पे की है। इसमें जो सीरियल नंबर है उसको हाईलाइट किया जाएगा, लार्जर फॉन्ट्स इसमें होंगे। ठीक है, दिस हेल्प वोटर इजिली फाइंड देयर पोलिंग स्टेशन एंड लोकेट देयर नेम इन द वोटर लिस्ट। और आपको घर घर जाके जो स्लिप मिलती है, याद कीजिए, आपको घर में जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो घर घर आके स्लिप मिलती है कि आपके घर में इतने लोग हैं, ये आपका बूथ है जहां पे जाके आपको इतने तारीख को जाके वोट करना है। ठीक है ना? तो उसमें जो फॉन्ट्स होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं, जिनको हाईलाइट किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा, जिससे आपको सीरियल नंबर पता चल सके कि आपका बूथिंग स्टेशन कौन सा है और कहाँ पे जाके आपको वोट करना है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड फॉर द BLO। अब यहाँ पे यार नॉर्मल सब पब्लिक बैठी है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि BLO कौन सा है ना, मतलब कौन सा आपका बूथ लेवल ऑफिसर है, तो उसके लिए भी यहाँ पे स्टैंडर्ड फोटो ID कार्ड बनाया जाएगा अंडर द सेक्शन 13B सब क्लॉज 2 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। क्लियर? अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 324 में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है। फॉर्म नंबर 7 का इस्तेमाल हम करते हैं अगर किसी वोटर का नाम हमें वोटिंग लिस्ट से एलिमिनेट करना है, डिलीट करना है, तो हम फॉर्म नंबर 7 का इस्तेमाल करते हैं। और बूथ लेवल ऑफिसर या BLO जो होता है वो एक लिंक की तरह काम करता है वोटर जो पोलिंग स्टेशन पे वोट करने आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में। ठीक। नेक्स्ट, इंडियाज ब्रेक थ्रू इन जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया क्या होता है? तो हीमोफीलिया एक प्रकार का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में आपके शरीर में ब्लड के क्लॉटिंग नहीं बन पाते, और जब ब्लड के क्लॉटिंग प्रॉपर्ली नहीं बन पाएंगे तो एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग होगी, और जब एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग होगी तो आपका जो भी आपका चोट लगी है वो इजिली हील भी नहीं हो पाती। इस बीमारी को हम हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने मेंशन किया, एक जेनेटिक बीमारी है, तो जीन थेरेपी का इस्तेमाल यहाँ पर करके किस तरीके से हम हीमोफीलिया को एलिमिनेट कर सकते हैं।
तो भारत ने इस माइलस्टोन को अचीव किया है। ठीक है। इंडिया हैज अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन मेडिकल साइंस through its first in human gene therapy trial for hemophilia led by the BRIC in STEM in collaboration with CMC Bangalore। अब यहाँ पे CMC बेल्लूर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पे बात हुई है ब्रिक इन स्टेम के बारे में। इन स्टेम का मतलब है इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, जो कि वर्क करता है, लोकेटेड है बेंगलुरु में और वर्क करता है अंडर द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल का फॉर्मेशन 2023 में हुआ था। ठीक है। इसका पर्पस ये हमारे देश में बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में रिसर्च करना, इनोवेशन करना। अगर हम बात करें बायो सेक्टर ग्रोथ के बारे में, तो हमारे देश का जो बायो सेक्टर, बायोटेक सेक्टर है, वो 16% मतलब 16 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और ये 165.7 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है 2024 में और 300 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा 2030 में। क्लियर, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट, नेपाल टू रिस्ट्रिक्ट माउंट एवरेस्ट परमिट न्यू लॉ टू लिमिट एक्सेस। अब देखो होता क्या है, हर साल हजारों की संख्या में लोग जाते हैं माउंट एवरेस्ट पे समिट करने के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यार जो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है, इतने हाई एल्टीट्यूड में जाके कई सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, जिसके कारण हर साल काफी ज्यादा डेथ भी होती है। और आपने न्यूज में अक्सर देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट पे काफी ज्यादा कचरा इकट्ठा होता जा रहा है, जो कि क्लाइमेट के लिए अच्छा नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नेपाल गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, एक पॉलिसी तैयार की है, और इसमें जो माउंट एवरेस्ट पे समिट करने जाते हैं उनके नंबर्स को रिस्ट्रिक्ट करने की बात की है। बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने 7,000 मीटर तक का समिट किया हुआ है पहले, उसको ही परमिट करेंगे कि वो माउंट एवरेस्ट पे जाके समिट करे। मतलब पहले आपको 7,000 मीटर तक का समिट करना होगा, उसके बाद आप माउंट एवरेस्ट पे समिट कर सकते हो। मतलब डायरेक्टली एक्सेस नहीं दिया जाएगा। नेपाल इज सेट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू ड्राफ्ट लॉ दैट एम टू लिमिट एक्सेस टू माउंट एवरेस्ट टू एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर। इसमें नए रूल में कहा है अगर कोई पर्सन जिसने ऑलरेडी स्केल किया है 7,000 मीटर, उसको ही अलाउ किया जाएगा अटेम्प्ट द समिट। ठीक है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण ओवर क्राउडिंग हो रही है और ऑब्वियसली बात है सेफ्टी रीजन। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एंड प्रोडक्शन, इसको भी एड्रेस करने का काम करता है। चलिए, अब भारत को एक और नया टेस्टिंग रेंज मिला है। जनरली जब हम बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में, और डीआरडीओ का क्या करता है, अपनी मिसाइल्स को टेस्ट करता है, और अक्सर हम बातें करते हैं कि डीआरडीओ ने अपनी जो मिसाइल है उसको चांदीपुर रेंज से टेस्ट किया, या जो व्हीलर आइलैंड है उड़ीसा राज्य में वहां से टेस्टिंग किया। तो केवल हमारे पास अभी तक 2 ही फैसिलिटी है जहां से हम मिसाइल की टेस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और नई फैसिलिटी बनाई जा रही है जहां से हम मिसाइल की टेस्टिंग करेंगे। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। So Prime Minister Narendra Modi led the foundation stone of the DRDO Defense Research and Development Organization missile testing range at Nagyalanka in Andhra Pradesh, और 1460 करोड़ रुपए के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। अभी तक हमारे पास केवल 2 ही फंक्शनल मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, एक चांदीपुर में है और एक व्हीलर आइलैंड में है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट्स नहीं है हमारे फेज 2 की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको टेस्टिंग करने के लिए। अब हमारा टारगेट है कि हम फेज 2 की बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट करेंगे, और यहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। इसलिए रिक्वायरमेंट हुई कि हम एक नई टेस्टिंग रेंज बनाएंगे जहां पे हम फेज 2 की बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट करेंगे, और इसे बनाया जाएगा कहां पर? नागयालंका, आंध्र प्रदेश में, और डीआरडीओ के द्वारा इसे रन किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? The new missile testing site will enable the DRDO to test Phase 2 BMD interceptor missile destroyer। इनको टेस्ट करेंगे, साथ ही शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज की मिसाइल को भी टेस्ट करने में कैपेबल है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये फेज 1 और फेज 2 क्या है? तो सबसे पहले फेज 1। तो फेज 1 जो डीआरडीओ की जो मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, उनकी रेंज लेस देन 2000 किलोमीटर की होती है। ठीक है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल होती है जिनकी स्पीड 4 से लेकर 5 मैक के बीच में होती है। अब इसका जो एडवांस वर्जन है वो फेज 2 कहलाता है। फेज 2 जो मिसाइल होती है इनकी रेंज मोर देन 5000 किलोमीटर की होती है, और इनकी स्पीड जो है वो हाइपरसोनिक है, लेकिन 6 से लेकर 7 मैक की स्पीड आपको देखने को मिलेगी। तो इसी फेज 2 की मिसाइल की टेस्टिंग करने के लिए हम नया टेस्टिंग रेंज डेवलप कर रहे हैं इन आंध्र प्रदेश।
अब यहाँ पे ये काफी डिस्प्यूटेड लैंड रहा है, काफी लंबे समय से प्रयास चल रहा था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के बाद इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है और 1460 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग के साथ इसको तैयार किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं नागिया लंका मिसाइल टेस्टिंग रेंज के बारे में, जो कि कृष्णा नदी डेल्टा रीजन में आपको कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया था और इस मिसाइल टेस्टिंग रेंज को बनाने के लिए 155 हेक्टेयर मैंग्रोव्स को डिस्ट्रॉय करने का काम किया गया है और ये एरिया ऑयल एंड गैस रिजर्व भी आपको देखने को मिलेगा। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिया था 2012 में, लेकिन फिर एनजीटी आ गया था और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने बाद में इसे प्रपोजल को क्लियर किया 2013 में और उसके बाद इसे चैलेंज किया गया कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में अप्रूवल दिया और उसके बाद फाइनली 2025 में इस पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। नेक्स्ट, government include 7 compound archer in its flagship टॉप्स कोर ग्रुप। तो टॉप्स स्कीम के बारे में आई थिंक आपने सुना होगा। पहले मैं टॉप्स स्कीम के बारे में आपको बता देती हूँ, उसके बाद सारी पिक्चर्स को हम समझेंगे, ठीक है। टॉप्स का मतलब होता है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसमें हमारा पर्पस होता है कि हमारे देश के जो एथलीट्स हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, हाई क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग के साथ साथ हाई क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं, अच्छे कोचेस प्रोवाइड किए जाएं, साथ ही साथ उनके टेक केयर करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाए, स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाए, जिससे ये एथलीट ओलंपिक्स में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए। क्लियर है? तो टॉप्स स्कीम इस तरीके से काम करती है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के द्वारा टॉप्स स्कीम को 2014 में लॉन्च किया गया था। टॉप्स का फुल फॉर्म टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम होता है। इसमें हम अपने देश के जो टैलेंटेड मेल और फीमेल एथलीट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमारे देश को पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाके देख सकते हैं। इस टॉप्स स्कीम के अंदर 6 स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जाता है: बॉक्सिंग, आर्चरी, बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी एंड रेसलिंग। क्लियर है इतनी चीजें? और 50,000 रुपए का मंथली स्टाइफिन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जो भी एथलीट्स को सिलेक्ट किया जाता है अंडर द टॉप्स स्कीम। तो फॉर द फर्स्ट टाइम 7 आर्चर्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है अंडर द टॉप्स स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके पहले कभी भी किसी आर्चर को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया गया था और ये जो आर्चर है वो 2028 के जो लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स होंगे उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्लियर है? तो पहले से ही 3 पर्सन शामिल थे और अब यहाँ पे 7 पर्सन को एड ऑन किया गया है अंडर द टॉप्स। तो टोटल 10 ऐसे आर्चर है जो लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। 3 जो पहले से इंक्लूड थे उनका नाम है धीरज बोम्मादेवरा, अंकित भगत और दीपिका कुमारी, जो कि हमारे देश के जानी मानी आर्चर हैं। ठीक है, अभी 7 आर्चर्स को एड ऑन किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट नाम आता है ज्योति सुरेखा वेनम का, अदिति स्वामी, अभिषेक वर्मा, परनीत कौर, ओजस द्योतले, ठीक है, प्रियांश, ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, मध्य प्रदेश बैन स्टेबल बर्निंग या फिर पराली। अब आपने देखा होगा जब यहाँ पे खेत है, खेत में जब आपने कटाई कर दी उसके बाद जो भूसा रह जाता है, स्पेशली जब पेडी पेडी या धान के बारे में बात की जाती है, तो बचे हुए जो भूसा होता है उसमें आग लगा दी जाती है, जिसे हम बोलते हैं पराली की समस्या, जिसको हम बोलते हैं स्टेबल बर्निंग। अब इससे क्या होता है, प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है और कई बार आग लगने की समस्याएं भी सामने आ जाती हैं। तो इन सारी चीजों को यहाँ पे रोकने का काम कर रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि कोई भी फार्मर स्टेबल बर्निंग या फिर पराली नहीं जलाएगा। अगर ऐसा करता हुआ कोई फार्मर पाया गया तो उसको बाहर कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से, जिसके अंदर 6,000 रुपए एनुअली प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब आपको कोई भी वेलफेयर स्कीम का फायदा नहीं होगा और ना ही ऐसे फार्मर जिन्होंने पराली जलाई है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एमएसपी पे प्रोक्योर भी नहीं किए जाएंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में उनको नहीं खरीदा जाएगा। क्लियर? ये बात की है किसने? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। चलिए अगली कहानी समझते हैं। एयर मार्शल एसपी धारकर रिटायर्ड आफ्टर द 40 ईयर ऑफ सर्विसेज। अब हमारे देश के जो वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ थे उनका नाम था कौन? एयर मार्शल एसपी धरकर। इनका रिटायरमेंट हो चुका है 30 अप्रैल को। इनका रिटायरमेंट हो चुका है 30 अप्रैल को और इन्होंने इंडियन अगर बात करें एयर स्टाफ की तरह, एयर फोर्स की तरह 40 सालों तक अपनी सर्विसेज दी हैं। अब इनको सक्सीड कर रहे हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। ठीक है, हमारे देश के अब जो नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ होंगे उनका नाम क्या हो जाएगा? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके पहले ये एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ काम कर रहे थे गांधीनगर
वेस्ट साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में, और इनको वायु भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भारत के कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, अभी तो बहुत सारे एमसीक्यू बाकी हैं, लेकिन उसके पहले जानना बहुत जरूरी है लास्ट क्लास में मतलब 2 मई को हमने क्या सीखा था। तो 2 मई को मैंने आपको बताया था कि भोसले डायनेस्टी के फाउंडर जिनका नाम है रघुजी भोसले, इनकी तलवार को भारत लाया गया है लंदन से एक ऑक्शन के जरिए। भगोरिया डांस फेस्टिवल, गोंड पेंटिंग और परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा को नेशनल नेशनल इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्लोबल जो मर्चेंटाइज ट्रेड है वो 0.2% से डिक्लाइन हो जाएगा। अमेजॉन ने 27 सैटेलाइट का पहला बैच लॉन्च किया है अंडर द प्रोजेक्ट क्यूपर, जो कि स्टार लिंक के प्रोजेक्ट को कंपीट करता है। गाजियाबाद ने इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आरबीआई को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपके जो डिजिटल केवाईसी नॉर्म्स है उनको अपग्रेड किया जाए और शामिल किया जाए पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया कि 2025 में जो हमारे देश में जनगणना होगी वो कास्ट बेस्ड सेंसस होगी। नेक्स्ट है बुद्ध रेलिक्स, मतलब बुद्ध के जो अवशेष है जो सारनाथ उत्तर प्रदेश में थे उनको वियतनाम में शोकेस किया जाएगा। कब किया जाएगा? यूएन वैसाख डे के दिन, जिसकी थीम है बुद्धिस्ट अप्रोच टू यूनिटी एंड इंक्लूजन फॉर ह्यूमन डिग्निटी। एनवीडिया $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही अमेरिका में, जो कि एक एआई चिप बिल्डिंग या चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश करेगी। मिजोरम में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का आउटब्रेक देखा गया है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है वो वायरस के कारण होने वाली बीमारी है जो कि पिग्स को, जो पिग होते हैं उनको इफेक्ट करती है। फर्स्ट एडिशन एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जॉर्डन में कंप्लीट हुआ है, जिसमें मेडल टैली पे इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। इंडिया को टोटल 43 मेडल्स मिले हैं और लिवरपूल ने 2024-25 का प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीत ली है। क्लियर? नेक्स्ट, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस? तो 28वें नंबर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहां पर होगी? आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में होगी, आंध्र प्रदेश में होगी। 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस होगी जिसकी थीम है विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। Secure प्रोजेक्ट इज इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इट इज यूके। तो समुद्र में जो साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड है वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना एटमॉस्फेयर से, इसके लिए सिक्योर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट है गाजियाबाद इशूड इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट नंबर 2 है द रेज्ड अमाउंट वाज यूज्ड टू बिल्ड अ स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर। मैंने आपको बताया था कि जो गाजियाबाद म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया जा रहा है इसके जरिए 150 करोड़ रुपए रेज किए जाएंगे और इसका इस्तेमाल सीवेज ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, ना कि स्मार्ट सिटी को बिल्ड करने के लिए। मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है बट दूसरा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द राइट टू डिजिटल एक्सेस, बिल्कुल सही बात है। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड चेंज इन द केवाईसी नॉर्म टू इंश्योर इंक्लूसिविटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। इन 2025 वेयर विल द सेक्रेड बुद्धिस्ट बुद्धा रेलिक फ्रॉम द मूलगंधाकुटी बिहार सारनाथ बी टेकन फॉर एक्सप्लोजिव एक्सपोजिशन ड्यूरिंग द यूएन डे ऑफ बैसाख? ठीक है, तो आपको सही आंसर बताना है वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड या फिर श्रीलंका। जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।